आज हम लोग देखेंगे न्यूट्रिएंट में नेक्स्ट न्यूट्रिएंट को। इससे पहले हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट पढ़ लिया है और हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट के बारे में जितना हो सकता है नॉलेज गेन कर लिया है। ठीक है, अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं वसा को यानी फैट को। तो हमारा जो नेक्स्ट न्यूट्रिएंट है वो है फैट। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन, ये फैट किससे मिलके बना होता है? सर कार्बोहाइड्रेट तो हम जानते हैं किससे मिलके बना है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो वैसे ही जो फैट है वो भी मिलके बना है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। क्लियर है? यस सर। अब अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि कार्बोहाइड्रेट की, तो कार्बोहाइड्रेट का मेनली क्या होता था कि कार्बोहाइड्रेट में आपको नजर आता था इसका फॉर्मूला C6H12O6, यही होता था। ठीक है ना, ये होता था। लेकिन यहाँ पे जब बात करोगे तो यहाँ पे जो होता है फैट का जो फॉर्मूला होता है C57H118 और O6। तो ध्यान से देखो, अगर तो इसमें मैं मिलाऊं तो किसकी किसकी मात्रा बड़ी है? सर कार्बन और हाइड्रोजन की। ऑक्सीजन तो 6 ही है, लेकिन कार्बन और हाइड्रोजन क्या हो गए? इतने हो गए। बढ़ गए कि नहीं बढ़ गए? पहली बात। दूसरी बात, एक चीज और ऑब्जर्व करो, यहाँ पे 6 कार्बन था, यहाँ पे 57 कार्बन हो गए, यानी बहुत बड़ा हो गया है कि नहीं है? यानी अगर देखो कार्बन कार्बन से कैसे जुड़ता है, देखो ये एक कार्बन है, मतलब 6 कार्बन में ऐसे जोड़ रहा हूँ, सिंपली तुमको बताने के लिए बस कर रहा हूँ, ऐसा होता नहीं है, लेकिन ध्यान देना 1 2 3 4 5 6 ऐसे रख दिया, ध्यान से देखते जाना, ऐसे रख दिया। अब क्या होगा कि एक कार्बन दूसरे कार्बन से ऐसे जुड़ा होता है, ऐसे एक लाइन के थ्रू जुड़ा होता है, ऐसे जुड़ा होता है। भाई जुड़ेगा नहीं तो ऐसा नहीं हो जाएगा कि यही कार्बन कहीं और चला जाएगा, यही कार्बन कहीं और चला जाएगा, यही कार्बन कहीं और चला जाएगा। जोड़ना तो पड़ेगा ना। तो एक कार्बन इस कार्बन से जुड़ा होता है और जिससे जुड़ा होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बॉन्ड। क्या बोलते हैं? बंध। यानी सिंपल एक बात समझिएगा कि अगर मैं लिखा हूं H2O तो इसका मतलब यह H और O आपस में क्या होंगे? बंधे होंगे। H और O आपस में क्या होंगे? बंधे होंगे। यानी बिना बंधे तो एक साथ नहीं रह सकते। आप किसी सामान को, या मान लीजिए छोटी छोटी गोलियां हैं, कांच की गोलियां हैं, इन गोलियों को एक पास रखोगे, क्या एक पास रहेंगे ये? अगर इनके बीच में कोई फोर्स नहीं लग रहा है, इनको हम बांधे ना या किसी चीज से जोड़े ना, तो ये एक पास नहीं रह पाएंगे। नहीं रह पाएंगे तो इसमें से जब चाहे आप एक गोली निकाल सकते हो, 2 गोली निकाल सकते हो, 3 गोली, जिस गोली को भी चाहो तो यहाँ से क्या कर सकते हो? निकाल सकते हो। यस और नो? तो वही सेम सिचुएशन यहाँ पे है कि कभी भी अगर 2 एटम एक साथ रखे गए हैं तो क्या होंगे? जुड़े होंगे। क्या होंगे? जुड़े होंगे। और जुड़े होंगे तो किसके थ्रू जुड़े होंगे? बंध के द्वारा। किसके द्वारा? बंध के द्वारा। बंध यानी बॉन्ड। क्या बोलते हैं इसको? बॉन्ड। ठीक है, बॉन्ड रासायनिक अभिक्रिया, सॉरी केमिस्ट्री के अंदर हम लोग अलग से पढ़ेंगे बंध, लेकिन फिलहाल में भी आप ये समझ लीजिएगा कि कोई भी मॉलिक्यूल कैसे जुड़ा होता है? बंध के द्वारा। अब देखो अगर सिंगल लाइन है तो सिंगल बॉन्ड, सिंगल लाइन मतलब सिंगल बॉन्ड, डबल लाइन मतलब डबल बॉन्ड, और ट्रिपल लाइन मतलब ट्रिपल बॉन्ड। इसका मतलब यहाँ पे अगर सिंगल बॉन्ड है तो एक कार्बन दूसरे कार्बन से किस बॉन्ड से जुड़ा हुआ है? सिंगल बॉन्ड से, यानी एक बंध बनाया हुआ है, यानी एक बार गांठ मारा गया है। ठीक है, अगर डबल लाइन है तो इसका मतलब डबल गांठ मारा गया है। गांठ से तुम लोग यही समझते हो, लेकिन एक चीज तुमको मैं समझा दूं। डबल गांठ, मान लो अगर तुम कोई चीज बांध रहे हो और तुमने एक गांठ बांधा, और एक गांठ ही अपने आप में क्या है? खतरनाक वाला है। मतलब तुमको लग रहा है कि एक गांठ तुम बांध दोगे तो फिर तुम्हें दूसरी गांठ बांधने की जरूरत नहीं है, तो इसका मतलब वो एक ही गांठ अपने आप में बहुत मजबूत होगा कि नहीं होगा? होगा। लेकिन अगर किसी चीज को बांध रहे हो और उसको बांधने के लिए तुमको कितनी गांठ बांधनी पड़ रही है? 2 गांठ। इसका मतलब वो चीज कमजोर है ना, तभी तो मैं एक गांठ के बाद दूसरी गांठ बांध रहा हूँ, हाँ या ना? तो इसका मतलब वो चीज कमजोर है तभी तो एक बात याद रखिएगा, मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ कि एक कार्बन है, एक कार्बन है, इसके बीच में सिंगल बॉन्ड है, एक कार्बन है, एक कार्बन है, डबल बॉन्ड है, एक कार्बन है, एक कार्बन है, ट्रिपल बॉन्ड है। सबसे ज्यादा मजबूत कौन होगा? सबसे ज्यादा मजबूत होगा, सबसे ज्यादा मजबूत होगा। मजबूत का मतलब इसको तोड़ना आसान नहीं है। यहाँ पे सी डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है तो क्या हो जाएगा? कमजोर। इसको आप आसानी से क्या कर सकते हो? तोड़ सकते हो। और यहाँ भी सी ट्रिपल बॉन्ड है तो ये भी क्या होगा? कमजोर। इसको भी तुम आसानी से क्या कर सकते हो? तोड़ सकते हो। समझ में आ रही बात?
सर आप क्या समझा रहे हो? मैं पहले समझा रहा हूँ कि ध्यान से देखो, यहाँ पे 6 से 57 बन गया तो ये कैसे जुड़े होंगे? सर ये बंध के द्वारा, बॉन्ड के द्वारा जुड़े होंगे। ये बॉन्ड कैसा हो सकता है? सिंगल भी हो सकता है, डबल भी हो सकता है, ट्रिपल भी हो सकता है। सिंगल बॉन्ड से अगर कोई चीज जुड़ता है या ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ता है तो इसका मतलब वो एक सिंगल बॉन्ड वाले से क्या होता है? कमजोर होता है। सिंगल बॉन्ड वाला क्या होता है? मजबूत। अगर हम इसको तोड़ने जाएंगे तो इतना आसानी से ये वाला बॉन्ड नहीं टूटेगा एज कंपेयर टू दिस। समझ में आ रही बात? हाँ या ना? क्या इतना बेसिक बात समझ में आया कि अगर दो एटम डबल बॉन्ड से जुड़े हैं, ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े हैं और उसकी अपेक्षा एक वो एटम किससे जुड़े हैं? सिंगल बॉन्ड से, तो मजबूत कौन होगा? सिंगल बॉन्ड वाला। सिंगल बॉन्ड वाला क्या होगा? मजबूत होगा। और कोई भी एटम आपस में कैसे जुड़ता है? बॉन्ड के द्वारा। ठीक है ना? क्योंकि अगर हम बॉन्ड नहीं रखेंगे, बॉन्ड मतलब फेविकोल की तरह काम करता है, चिपका के रखता है एक पास। ठीक है? क्या बात समझ में आई? बिल्कुल सर। अब यहाँ से जो मुझे देखने के लिए मिल रहा है वो ये देखने के लिए मिल रहा है, ये तो चलो समझ में आ गया कि ये जो 57 के 57 होंगे वो सब आपस में ऐसे होंगे। अच्छा, ये हाइड्रोजन भी तो इसके साथ चिपका होगा, यानी हाइड्रोजन भी तो कार्बन के साथ क्या बनाया होगा? बंध। तो हाइड्रोजन भी इसके इधर उधर ऐसे क्या होगा? ऐसे चिपका होगा। समझ पा रहे हो तुम लोग? हाइड्रोजन भी क्या होगा? ऐसे चिपका होगा। समझ पा रहे हो? नहीं समझ पा रहे हो? इसी में ऑक्सीजन भी चिपका होगा। ऑक्सीजन भी क्या होगा? चिपका होगा। मैं अरेंजमेंट नहीं बता रहा हूँ, ऐसे ही मैं बस बताते जा रहा हूँ रैंडमली तुमको, बस समझाने के लिए कि ये सब आपस में क्या होंगे? बंध द्वारा क्या होंगे? जुड़े होंगे। सिंपल बात यही है। ठीक है? लेकिन यहाँ पे जो प्रोपोर्शन हमको नजर आ रहा है कि सर यहाँ पे तो बड़ा आसान था, 6 कार्बन था, यहाँ पे क्या था? 57 कार्बन है। इसका मतलब यहाँ पे जो मॉलिक्यूल बनेगा बहुत बड़ा बनेगा, है कि नहीं है? है कि नहीं है? एज कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट ये वाला मॉलिक्यूल, फैट वाला मॉलिक्यूल क्या होगा? बहुत बड़ा बनेगा। और सच्चाई भी यही है। फैट जो होता है अपने आप में बहुत बड़ा चीज होता है। आप देखते हो फैट मतलब समझते हो ना? फैट आपको बताया गया होगा। फैट जब भी आप क्या खाते हो, कहाँ से मिलता है फैट? जब आप क्या खाते हो? जब आप मटन खाते हो, चिकन खाते हो, घी खाते हो, समझ जाएगा ध्यान से, बटर खाते हो, जितना भी ऑयली चीज खाते हो उसके अंदर क्या होता है? उसके अंदर होता है फैट। फैट किसके अंदर पाया जाता है? ऑयली चीजों के अंदर। जहां भी आपको ऑयली नजर आ रहा है इसका मतलब वहां पे क्या होगा? फैट होगा। समझ पा रहे हो? और ये जो फैट होता है हमारे बॉडी के लिए, आपने कई बार सुना होगा कि बहुत ज्यादा फैट खाओगे तो क्या होगा? नुकसानदायक होगा। क्यों नुकसानदायक होगा? क्योंकि बहुत बड़े मॉलिक्यूल होते हैं इसके। पहला प्रॉब्लम तो यही पे है, इनको तोड़ोगे तो बहुत धीरे धीरे टूटेंगे, जबकि ये इजीली टूट जाएगा कि नहीं टूट जाएगा? हमारा सेल इनको आसानी से ऑब्जर्व कर लेगा, C6H12O6 को, लेकिन इसको ऑब्जर्व करने में उसकी हालत खराब हो जाएगी जब तक हम इसको छोटे छोटे टुकड़ों में नहीं करेंगे। समझ पा रहे हैं? यस और नो? तो मैंने क्या क्या बता दिया कि फैट और कार्बोहाइड्रेट में, अच्छा क्वेश्चन आ जाएगा कि कार्बोहाइड्रेट और फैट में किसकी मात्रा ज़्यादा होती है? कार्बन और हाइड्रोजन की मात्रा बस बढ़ जाती है, बाकी किसकी सेम होती है? तो ऑक्सीजन की मात्रा सेम होती है। ये सभी के सभी कोई भी मॉलिक्यूल है किसके थ्रू जुड़े होते हैं? कोई भी एटम किसके थ्रू जुड़ा होता है? बॉन्ड के थ्रू जुड़ा होता है। किसके थ्रू? बॉन्ड के। और बॉन्ड भी 3 प्रकार के होते हैं, सिंगल, डबल और ट्रिपल। तो सिंगल, डबल और ट्रिपल में सिंगल वाला क्या होता है? बहुत मजबूत, जबकि डबल और ट्रिपल वाला क्या होता है? कमजोर। क्लियर है बात? इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब हम थोड़ा सा और देखते हैं कि इनको कहाँ से प्राप्त करते हैं, यानी सोर्स क्या है? सोर्स समझ रहे हैं? सोर्स मतलब होता है कि प्राप्त कहाँ से करते हो, कहाँ से मिलता है आपको। तो घी खाते हो, घी सबसे ज्यादा कहाँ से मिलता है? घी से। सबसे ज्यादा फैट कहाँ से मिलता है? घी से। घी हो गया, बटर हो गया, बटर, फिर उसके बाद मटन, चिकन, चिकन, मूंगफली, मूंगफली, मछली। ठीक है? मटन, चिकन, मूंगफली हो गया, मछली हो गया, दूध। ठीक है? दूध। इन सभी चीजों से हमको क्या मिलता है? इन सभी से क्या मिलता है? फैट मिलता है। इन सभी से क्या मिलता है? फैट मिलता है। समझ में आया? फैट मतलब वसा। वसा का काम अगर आपसे पूछ दिया जाए कि मान लो ये वसा काम क्या करता है, ये सोर्स हो गया। देखो ये पहला टॉपिक इधर से लिख लेना, फिर दूसरे नंबर पे सोर्स लिखना, अब तीसरे नंबर पे यहाँ पे लिखना। तीसरे नंबर पे जब मैं बात करूंगा, तीसरे नंबर पे कि फैट काम क्या करता है, फंक्शन क्या है फैट का, फंक्शन काम क्या है इसका। भैया सिंपल काम है फैट का,
एक तो एनर्जी प्रोवाइड कराना, मैंने बताया था एनर्जी कौन कौन प्रोवाइड कराता है, कार्बोहाइड्रेट और फैट। तो सबसे पहला काम टू प्रोवाइड एनर्जी, क्या, टू प्रोवाइड एनर्जी। कैसे, 1 ग्राम अगर मैं फैट खाऊंगा तो कितना कैलोरी एनर्जी मिलेगी, 9.3 कैलोरी एनर्जी मिलेगी, ठीक है, 9.3 कैलोरी एनर्जी मिलेगी। कितना ग्राम फैट खाऊंगा तो 1 ग्राम। दूसरा टू, या सिंपल हाँ, टू रेगुलेट थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी। बॉडी की थर्मल प्रॉपर्टी को क्या करता है, रेगुलेट करता है। सिंपल अगर मैं यहाँ पे लिखूँ इसको मिटा के, आर वर्क एज थर्मल इंसुलेटर। क्या मतलब है इसका, थर्मल इंसुलेटर, सबसे बड़ी बात यहाँ पे बोली गई है, ठीक है ना। एक्चुअल में हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है, नॉर्मली हमारे बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है बताइए। अगर आप देखोगे 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट हमारे बॉडी का क्या होता है, नॉर्मल टेम्परेचर होता है, नॉर्मल टेम्परेचर होता है ना। इस नॉर्मल टेम्परेचर को जो मेंटेन करने का काम करता है वो कौन करता है, फैट। क्या करता है, फैट। नहीं समझे सर, अभी समझा दे रहा हूँ मैं। पहला काम क्या है इसका, एनर्जी प्रोवाइड करना। तो 1 ग्राम में कितनी एनर्जी प्रोवाइड कराता है, 9.3 कैलोरी। 1 ग्राम फैट खाओगे 9.3 कैलोरी एनर्जी मिलेगी, जबकि कार्बोहाइड्रेट खाओगे तो कितनी मिलेगी, 1 ग्राम खाओगे तो 4.2 किलो एनर्जी मिलेगी, है ना, सॉरी 2 कैलोरी एनर्जी मिलेगी, 4.2 कैलोरी एनर्जी, जबकि फैट 1 ग्राम में 9.3 कैलोरी दे रहा है। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है, तो ये हमारे बॉडी के अंदर हमारे बॉडी का सिंपली टेम्परेचर मेंटेन करता है। हमारी बॉडी का टेम्परेचर कितना है, 98.6 फ़ारेनहाइट है। ये ऑलवेज हमारी बॉडी का टेम्परेचर 98.6 रखता है। कब, जब हम काम कर रहे होते हैं। आप कभी कभी देखिएगा, आप दौड़ रहे होते हैं तो दौड़ते वक्त आपकी बॉडी का टेम्परेचर क्या हो जाता है, हाई हो जाता है कि नहीं हो जाता है। या कोई काम कर रहे होते हैं, धूप में हैं आप, धूप में है तो भी तो आपकी बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। लेकिन इंटरनली आप ध्यान से समझिएगा, जब भी आपका बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है आप पसीना होने लगता है। आप लोग ऑब्जर्व करिएगा, स्वेटरिंग होती है कि नहीं होती है, वो पसीना आता कहाँ से, जब बॉडी का टेम्परेचर बढ़ने लगता है तो फैट समझ लेता है क्या, कि अब हो जाएगी दिक्कत। सिंपल समझिए, अगर हमारे बॉडी के अंदर का टेम्परेचर बढ़ जाता है तो हमारे बॉडी के अंदर जो फंक्शन है, जो मेटाबॉलिज्म है, हम लोगों ने कल बात किया था, मेटाबॉलिज्म यानी बहुत सारे केमिकल रिएक्शन हो रहे होते हैं, वो केमिकल रिएक्शन क्या हो जाएंगे, प्रभावित हो जाएंगे। अगर उनका टेम्परेचर इतना तक रहेगा, मतलब हमारी बॉडी के अंदर का टेम्परेचर कितना रहेगा, 98.6 फ़ारेनहाइट, तब तो दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर इससे बढ़ जाता है तो फिर क्या हो जाएगा, फिर जितना भी केमिकल रिएक्शन है वो समस्या में पड़ जाएगा। दूसरा, जितना भी काम है, जैसे ब्लड चल रहा है तो ब्लड की स्पीड में भी क्या हो जाएगी, चेंजेस आ जाएंगे। जितना भी डाइजेस्टिव सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, सब पे क्या होने लगेगा, इफेक्ट, अगर क्या बढ़ गया, टेम्परेचर। तो इस दशा में जो हमारा फैट है वो देखता है कि अगर बाहर से टेम्परेचर ज़्यादा आ रहा है, मतलब सूरज की गर्मी पड़ रही है, तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट से जब ज़्यादा हो रहा है तो फैट जो अंदर रहता है वो फैट अपने आप को जलाता है। क्या करता है, जलाता है। क्या करता है, जलाता है, और जला के पसीने के रूप में बाहर निकलता है। क्या करता है, पसीने के रूप में बाहर निकलता है, और बाहर निकल के बॉडी का टेम्परेचर क्या कर देता है, कम। जब पसीना आएगा तो बॉडी टेम्परेचर क्या होगा, कम। सिंपल, लोहा है, लोहा जल रहा है तो उसका टेम्परेचर कम करने के लिए आप पानी फेंकोगे कि नहीं फेंकोगे, वैसे ही बॉडी टेम्परेचर अब बढ़ रहा है, ऊपर से बॉडी का टेम्परेचर बढ़ रहा है, सूरज की गर्मी पड़ रही है तो हमारी बॉडी का ऊपरी टेम्परेचर बढ़ गया। अब धीरे धीरे अंदर भी जाएगा ना बढ़ने के लिए, लेकिन तब तक अंदर से कौन बाहर निकल आया, पानी। पानी क्या करेगा, उसको ठंडा कर देगा। ठंडा मतलब पसीना आया, पसीने ने पूरे जो क्या बोलते हैं टेम्परेचर था उसको एब्जॉर्ब कर लिया, यानी फिर से टेम्परेचर को उतना ही बना दिया जितना था, यानी अंदर टेम्परेचर बढ़ने नहीं दिया। समझ पा रहे हो ना। तो फैट क्या करता है, यही काम करता है। फैट जब भी देखता है बॉडी का टेम्परेचर बढ़ने वाला है तो फैट क्या होता है, जलता है, बर्न होता है, और बर्न होकर किस फॉर्म में निकल के आता है, स्वेटरिंग के फॉर्म में, पसीने के रूप में, और हमारे बॉडी का टेम्परेचर फिर से कितना बना देता है, 98.6। फिर से
धूप में हो तो धूप में 100 डिग्री सेल्सियस आपका टेम्परेचर, सॉरी 100 डिग्री सेल्सियस मैंने कह दिया। अगर मान लीजिए सूरज की गर्मी लगातार किसी चीज़ पे पड़ेगी तो सूरज की गर्मी पड़ने से क्या होगी, वो चीज़ गर्म हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। गाड़ी कुछ देर के लिए बाहर खड़ा कर दिए तो गाड़ी गर्म हो जाती है, नहीं हो जाती है। वैसे ही हमारी बॉडी है, हम धूप के अंदर रहेंगे, दौड़ेंगे, खेलेंगे, कुछ भी करेंगे तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा ना। जब बढ़ा बाहर तो धीरे धीरे वो अंदर जाएगा और अंदर भी बढ़ने लगेगा कि नहीं बढ़ने लगेगा। लेकिन अगर अंदर बढ़ गया तो हमारी बॉडी का फंक्शन क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब। तो इससे बचाने के लिए फैट क्या करता है, अपने आप को जलाता है और बर्न करने के बाद क्या करता है, पसीने के रूप में बाहर निकल आता है। और जब पसीने के रूप में बाहर आएगा इसका मतलब पानी आ गया। अब पानी इधर से गर्मी थी तो पानी और गर्मी जब मिलेगी तो क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो टेम्परेचर पुनः कितना हो जाता है, 98.6। तो आई होप समझ में आ गया होगा ये कॉन्सेप्ट। यस और नो, कि फैट कैसे काम करता है हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने में। जबकि हमारी बॉडी को एनर्जी देता है, ये तो जग जाहिर है ना। ये तीनों बातें समझ में आ गई, हाँ या ना, क्लियर है, ठीक है। तो आज थोड़ा सा टाइम की कमी के कारण मैं बस फैट का ये पहला पार्ट आपके सामने रख पा रहा हूँ। फैट का सेकंड पार्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच। आई एम सॉरी फॉर शॉर्ट वीडियो।